राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा आजा आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा आजा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भक्तों की सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई दी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ को गोयल शांति पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित करेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के कॉर्बेट बाग अभयारण्य में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण की जांच करने का केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया निर्देश। मुंबई में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाले दही हांडी उत्सव के दौरान गोविंदाओं के घायल होने की आशंका को देखते हुए बृह मुंबई महानगर पालिका ने एहतियातन बीएमसी के अस्पतालों में 125 बिस्तरों को पहले से ही तैयार रखा है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया कि अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी की अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिमोर लेस्ते के दिल्ली में भारतीय दूतावास खोलने का ऐलान किया। राजधानी में आज से आने लगेंगे G20 देशों के मेहमान। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लिया तैयारियों का जायजा। सोनिया गांधी के पत्र पर प्रहलाद जोशी का पलटवार, कहा लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का राजनीतिकरण करने का प्रयास। उत्तर प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के तहत विधानसभा सचिवालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। लगातार 5वें दिन तेजी के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 385 अंक चढ़ा, निफ्टी 19,700 के पार। पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए भक्तों की सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से लेकर देश भर के इस्कॉन मंदिरों में ठाकुर जी की मंगला और तुलसी आरती शुरू हो गई है। लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए बाजारों में खरीदारी करते हुए भी नजर आए। देश के कोने कोने से जन्माष्टमी मनाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं राजधानी दिल्ली के मशहूर बिरला मंदिर को जन्माष्टमी के अवसर पर फूलों से सजाया गया। मंदिर में कृष्ण भक्तों की भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। आज रात ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामना दी। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा कि मैं सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बधाई देती हूँ। जन्माष्टमी का त्योहार हमें भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को समझने, अमल में लाने और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। आइए इस शुभ अवसर पर हम जन कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ें और अपने समाज और राष्ट्र को समृद्ध बनाएं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का यह पावन अवसर सभी परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे, यही कामना है। जय श्री कृष्ण। जकार्ता में आसियान शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को शिखर सम्मेलन में आयोजन के लिए बधाई दी
और कहा कि हमारी साझेदारी चौथे दशक में पहुंच गई है। आसियान समूह के साथ जुड़ाव को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत की इंडो पैसिफिक पहल में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोगों में लगातार प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि 20वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करना उनके लिए सम्मान की बात है। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी एक्सेलेंसी, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामना दी और कहा कि श्री कृष्ण का जन्म धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सभी को नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का कार्य करता है। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई। हम सब जानते हैं कि आज से 5250 वर्ष पूर्व भगवान विष्णु के एक विशिष्ट अवतार के रूप में, पूर्ण अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्म लिया था। उनका जन्म धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए था। 5000 वर्षों से लगातार भगवान श्री कृष्ण की वह आदर्श प्रेरणा पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जब भी भारत के अंदर कहीं अत्याचार, अन्याय हुआ, कहीं कोई अराजकता फैली, तो हमारे ईश्वरीय अवतारों ने एक विशिष्ट प्रकाश पुंज के रूप में समाज का मार्गदर्शन किया। जब शांति काल हो तो सामान्य नागरिकों को कर्म की प्रेरणा प्रदान करने वाला कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस भाव को अंगीकार करने वाली वह प्रेरणा जहां समाज को सदैव ऊर्जावान बनाने के लिए प्रेरित करती रही है, वहीं भगवान की ये प्रेरणा जब समाज संकट में हो, दुष्ट प्रवृत्ति के तत्व जहां कहीं शांति में, विधि व्यवस्था में खलल डालने का प्रयास कर रहे हो, तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का यह भाव भी दिखाने में और उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने में इन ईश्वरीय अवतारों ने कभी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब भी शांति के समय हो या संकट का समय, भारतीय समाज के सामने कोई भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई, तो भगवान श्री कृष्ण का यह चरित्र हम सबको एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा से आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। हम सब भगवान श्री कृष्ण के इन भावों को अंगीकार करें, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएं। मानवता के कल्याण के मार्ग में जहां कहीं कोई बाधा हो, कोई बैरियर हो, उसको हटाने के लिए अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करें। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारत की परंपरा हम सबको सदैव एक सकारात्मक भाव के साथ जुड़ती है। उस सकारात्मक भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग के सहयोग से भोपाल में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम 3 स्थान पाने वाले शहरों को पुरस्कृत किया गया। मध्य प्रदेश ने इसमें विशेष सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने विश्व को लाइफ का संकल्प दिया और मध्य प्रदेश इन सभी संकल्पनाओं को धरातल पर लागू करने का काम कर रहा है। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की राजधानी, ये भी देश के राज्यों की राजधानियों में स्वच्छतम राजधानी है, तो भोपाल में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमारा ये सोच प्रकृति प्रेम का, पर्यावरण प्रेम का आज से नहीं है। कन्हैया ने भी कहा था, पूजा करना है तो इंद्र को छोड़ो, गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन में जो जंगल है वो बाकी चीजें तो देते ही हैं, गौओं के लिए घास देंगे, फल देंगे, लेकिन उनके कारण वायु भी स्वच्छ होती है। ये देखिए भारत की माटी में है प्रकृति प्रेम, पर्यावरण प्रेम, ये भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। ये भारत का मूल है। और मिशन लाइफ के रूप में प्रधानमंत्री जी ने फिर ये मंत्र पूरी दुनिया को दिया है। अब भारत के सोच को देखें, कदम कदम पर प्रकृति प्रेम। भारत ये कहता है कि एक ही चेतना हम सब में है। मनुष्यों में तो है ही सियाराम में सब जग जानी, लेकिन प्राणियों में भी वही चेतना है। और इसलिए आप देखिए भारत के गांव गांव में बच्चा बच्चा भी कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, लेकिन प्राणियों में सद्भावना हो। और साथ में उद्घोषित करता है विश्व का कल्याण। वसुधैव कुटुंबकम हो, आत्मवत् सर्वभूतेषु हो, जियो और जीने दो। यह भारत के इसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उसी मंत्र को दुनिया को दिया है, मिशन लाइफ। और मित्रों, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं
देखो, बहुआयामी व्यक्तित्व है उनका। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, इतने सब विषयों पर सोचना और सोच के जमीन पर उतारना, ये कोई महामानव ही कर सकता है, साधारण इंसान नहीं कर सकता। और मध्य प्रदेश की कोशिश रही है कि हम इन सब चीजों को धरती पर उतारने का काम करें। भाषण से नहीं, कई चीजें आचरण से सिखानी पड़ेगी कि शासन का एक रोल होता है, दूसरा कम्युनिटी का होता है, तीसरा इंडिविजुअल का होता है। मुझे भी ये लगा कि हम वायु प्रदूषण के बारे में बात करें, स्वच्छ वायु रखो, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने लगभग 2.5 साल पहले तय किया कि मैं रोज कम से कम 1 पेड़ लगाऊंगा। और तब से आज तक रोज, अब 1 पेड़ नहीं, पेड़ अब आंदोलन बन गया, अनेकों पेड़ रोज लगते हैं। प्रधानमंत्री जी भी आचरण से ही सिखा। मुझे प्रसन्नता है, इंदौर सहित मैं सभी नगरों को बधाई देता हूं कि वायु प्रदूषण, स्वच्छ वायु के लिए जो प्रयत्न किए हैं उनके परिणाम आए हैं। हमारे यहाँ वैसे भी आज क्षितिजल पावक गगन सबीरा, अगर ये मिशन लाइफ के मंत्र जो प्रधानमंत्री जी ने दिए, इसको हमने साकार रूप से धरती पर नहीं उतारा तो आने वाले समय में ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी नहीं बचेगी। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर आज भी 30% है। फॉरेस्ट कवर हमने अपने जंगल कटने नहीं दिए। देश के कुल फॉरेस्ट कवर का 12% से 12% से ज्यादा अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एम्स ऋषिकेश के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक एवं खेल महोत्सव पायरेक्सिया 2023 में भाग लिया। उन्होंने बताया कि पायरेक्सिया को 2018 और 2019 में बढ़ाने का काम किया गया। कोविड महामारी के समय बिगड़ी इसकी व्यवस्था को संस्थान के सदस्यों और यूजी के छात्रों के प्रयासों से फिर एक नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ किया गया है। वहीं उन्होंने एम्स के विषय में बात करते हुए कहा कि एम्स ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने का काम किया है और इसका उद्देश्य आम आदमी को बेहतर सुविधा देना है। उन्होंने छात्रों से अपेक्षा व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी देश को कई वर्षों तक इसी प्रकार से निरंतर सेवाएं प्रदान करते रहेंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के आप सबके बीच में आकर आज इस समारोह में मुझे भी आप सबके बीच में आकर बहुत खुशी हो रही है। इस पायरेक्सिया समारोह में आप सबके बीच में पहुंचकर मुझे बताया गया कि 2018 से ये पायरेक्सिया को 2019 में 2018-19 लगातार इसको बढ़ाने का काम हुआ है। कोविड महामारी के कारण बिगड़ी इसकी व्यवस्था को संस्थान की जो हमारी डायरेक्टर हैं, संकाय सदस्यों ने और यूजी के छात्रों के प्रयासों से फिर से एक नई ऊर्जा के साथ इसको प्रारंभ किया गया है। आज भी कि बहुत सारे छात्र जो अन्य मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पहुँचने वाले हैं, वो सभी अभी रास्तों में हैं और इस अतुलनीय मैं कहूँगा पायरेक्सिया समागम जो कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं, गुरु शिष्य जो परंपरा है उस परंपरा को कहीं न कहीं परिलक्षित होता है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके सारे डीन, फैकल्टी, सारे लोग आपके साथ इस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। जो भी अतिथिगण यहाँ पहुँचे हैं इस समारोह में, मैं उन सभी का उत्तराखंड देवभूमि, योग की भूमि, आयुष की भूमि और मैं कहूँ कि ऋषि मुनियों की भूमि उत्तराखंड ऋषिकेश में आप सबके पधारने पर मैं आप सभी का उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का स्वागत करता हूं। एम्स के द्वारा ये नाम ही ऐसा है जिसने
स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छी क्वालिटी देने का काम, एक कमिटमेंट देने का काम और लगातार अनुसंधान रिसर्च इसके माध्यम से अनेकों सेवाओं को देने का दूसरा नाम अगर किसी का है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा एम्स एक ऐसा संस्थान है। और इसका जो उद्देश्य है वो आम आदमी के लिए बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना ही रहा है। इसके साथ साथ तीसरी वार्षिक सामाजिक सांस्कृतिक और खेल उत्सव इसमें को जो आपके द्वारा इसको सार्थक करने का संकल्प लिया गया है, जो यथार्थ रूप से मुझे लगता है कि ये सफल होगा। खेलों में अद्वितीय उत्साह, सांस्कृतिक धमाकेदार स्टार नाइट्स का आनंद, देवभूमि में आए हुए देश भर से जो छात्रों का एक अद्भुत समागम यहाँ निश्चित रूप से एक आप सभी के लिए भी और जो देवभूमि में आएंगे उन सभी के लिए एक मैं कहूँगा कि अच्छा अनुभव, एक शानदार अनुभव वो यहाँ से लेकर जाएंगे। आप अमृतकाल जिसके बारे में जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है देश का अमृतकाल जो प्रारंभ हो गया है उसमें हर एक के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अमृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी अगर कोई है तो आप सब लोग हैं। आपको उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा, स्वस्थ समाज बनाने की चुनौती का भी सामना करना होगा। आपकी एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कार्रवाई, छोटी सी बातचीत किसी के जीवन को बदल सकती है। एक बार पुनः मैं आप सभी को फिर से बधाई देना चाहता हूं कि जो इस प्रकार का जो अद्वितीय समागम को आप संपादित कर रहे हैं और एम्स ऋषिकेश की डायरेक्टर एवं उनके सभी फैकल्टी मेंबर्स को भी बधाई देना चाहता हूं, जो सामाजिक परंपरा की इस कड़ी को आगे बढ़ाने में छात्र छात्राओं को प्रेरित कर रहे हैं। मुझे आप सब से ये अपेक्षा है कि आप सभी हमारे देश और मानवता को कई और वर्षों तक इसी प्रकार की सेवाएं निरंतरता से रूप देते रहेंगे, अधिक ऊर्जा के साथ, अधिक उत्साह के साथ, अधिक बुद्धिमत्ता के साथ और अधिक आत्मीयता के साथ लोगों के साथ जुड़कर उनके स्वास्थ्य को अच्छा करने की ताकत, आपकी बुद्धि, आपका कौशल लगातार बढ़ते रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ और आप सबको इस आयोजन के सफल होने के लिए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एआईसीसी मुख्यालय में भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर भारतीयों को धन्यवाद किया। उन्होंने यात्रा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह यात्रा मीलों और किलोमीटरों में नहीं नापी जा सकती। यह यात्रा सैकड़ों भाषाएं, करोड़ों उम्मीदों के रास्ते से होती हुई भारत के दिल में समा गई। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह यात्रा अभी भी चल रही है। आज ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से लाखों निस्वार्थ और निडर भारतीयों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने न केवल कदम जोड़े, जिन्होंने दिल जोड़े। और ये यात्रा 145 दिन, 4000 किलोमीटर, ये सब आंकड़े आपके पास हैं, लेकिन ये यात्रा मुझे नहीं लगता कि मीलों और किलोमीटरों में नापी जा सकती। ये यात्रा सैकड़ों भाषाएं, लाखों आहें, करोड़ों उम्मीदें, इन सब के रास्ते से होती हुई भारत के दिल में समा गई। ऐसे भारत को जोड़ा गया, ऐसे दिलों को जोड़ा गया। हमारे प्रेरणा स्रोत श्री राहुल गांधी के लिए ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, भारत के लिए यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, ये यात्रा अभी चल रही है। कभी लद्दाख में ये यात्रा दिखाई देती है, कभी मणिपुर में ये यात्रा दिखाई देती है, कभी आज़ादपुर मंडी में मजदूरों के साथ बैठकर ये यात्रा का आनंद लिया जाता है, कभी मोटर मैकेनिक्स के साथ इस यात्रा के नए नए पहलू दिखाई देते हैं। तो ये यात्रा एक अपनी निरंतरता के लिए भी जानी जाएगी। और कुछ दिनों पहले सुनाई दिया कि विदेशों की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस पर पीएचडी तक करने की सोचा जा रहा है कि आखिर कैसे ये यात्रा संभव हुई, क्या इसके मायने थे, क्या इसका उद्देश्य था और किस तरह का आत्मविश्वास उन लोगों में रहा होगा, उस व्यक्ति में रहा होगा जिसने जिद रखी कि नहीं, मैं पूरा 4000 किलोमीटर चलूंगा और भारत को जोड़ूंगा, जुड़ते हुए देखूंगा। भारत जोड़ो यात्रा का इतिहास स्याही से नहीं लिखा जा सकता, ये पसीने से लिखा गया है।
आज जब हम 1 साल पूरा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का, हमें वो सारे नज़ारे, वो दृश्य, वो मंजर याद आते हैं जब बरसात, बर्फ, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान सब कुछ झेलते हुए इस देश को अलग अलग रंगों में हम सब ने देखा, आप सब ने भी देखा। आप में से कुछ लोग, कुछ चेहरे मैं देख रहा हूं जो लगातार चले भारत जोड़ो यात्रा में। आप सबको भी बधाई, और आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता पाएंगे कि आप इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा थे। ये बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। आज जब 1 साल पूरा हो गया भारत जोड़ो यात्रा को, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सवाल देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, देश के वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है। सोना हो या गोल्ड हो, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में, कीमत थोड़े बदल जाएगी। प्रत्येक भारतवासी इस चेहरे को पहचान चुका है जो भारत को इंडिया से लड़वाना चाहता है। हमारी सबकी जिम्मेदारी, आप सबकी जिम्मेदारी इन ताकतों को पहचानने की, इनको बेनकाब करने की और भारत और इंडिया को आगे बढ़ाने की है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये एक हम सबके दिलों में बैठ गया है नारा। ये एक तीर्थ यात्रा थी और ये तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तीर्थ यात्रा हर यात्रा का प्रारंभ होती है, शुरुआत होती है, वो खत्म कभी नहीं होती। हम में से कई लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इस तीर्थ यात्रा का हिस्सा बने। राहुल जी की तरह पूरे 4000 किलोमीटर, कुछ मेरी तरह 1100-1200 किलोमीटर, कुछ विनीत भाई की तरह, कुछ संजीव की तरह, कुछ आप सब साथियों की तरह। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ये आपको हम वचन देते हैं, यात्रा के आदर्श, यात्रा की प्रेरणा, यात्रा के उद्देश्य निरंतरता में जारी रहेंगे। नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 और पार्ट 2 बाजार में मूर्तियों का उद्घाटन किया। एमसीडी द्वारा लगाई गई मूर्तियों में नमस्ते की मूर्ति शामिल है, जिसका उपयोग मेहमानों के स्वागत के लिए किया जाएगा। यह भारत की सांस्कृतिक परंपरा को प्रदर्शित करती है। अन्य मूर्तियों में एक पुरुष और महिला की मोबाइल मूर्ति कला, फोन के साथ अकेली महिला, पार्क में खेल रहे बच्चे, अकॉर्डियन के साथ खेलता आदमी शामिल है। प्रत्येक मूर्ति कला एक अलग विषय को प्रदर्शित करती है जो भारत की G20 अध्यक्षता से जुड़ी है। इस अवसर पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली G20 नेताओं और प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राजधानी को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ अमृतकाल के विकासात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित किया गया है। मैं सबसे पहले तो नवीन जी हमारे साथ हैं, जो एमसीडी में हमारे एसडीएम हैं। कंसल जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने CSR फंड में ये सब मदद किया है। तो मैं इन सब लोगों का, जो स्टेक होल्डर्स हैं, दिल्ली की बेहतरी के लिए सब लोग इकट्ठे होकर जो योगदान दे पा रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अन्य सभी लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि दिल्ली के हम सब बाशिंदे हैं, देश की राजधानी है, हर भारतीय को गर्व होना चाहिए और हम सब स्टेक होल्डर्स हैं दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली का रखरखाव, साफ़ सफाई, सुंदरता, इस सब में सहयोग करें और हमारे जितने आने वाले मेहमान हैं उनकी रक्षा सुरक्षा का भी विषय है, हम सब लोग का सहयोग रहे और G20 के बाद भी दिल्ली ऐसे ही चमकती रहे। दिल्ली के हर नागरिक को और साथ में हर भारतवासी को प्रधानमंत्री जी का संदेश देना चाहती हूँ कि स्वच्छ भारत में हम सब स्टेक होल्डर्स हैं। किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष विभाग का काम नहीं है। हम सबको मिलकर दिल्ली को ही नहीं बल्कि अपने घर, बाहर, सड़क, सब चीज़ों को साफ रखना है। हम सब लोग आगे बढ़कर अपने कर्तव्य का पालन करें और आगे आएं। If we have to take responsibility for everything we do, so like everybody currently is saying that like Delhi is so clean because G20 is happening, Delhi is so clean, why isn't it usually cleaner? Well, maybe if you would put a little bit of your own hand and like if you would do your own part as well, and if you would clean up by yourself as well, maybe it would be just like how it is right now, because it's not only the MCD's responsibility to clean up after you, you should also clean up after yourselves. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम